बार फिर आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत यूनिक है। भारत में खनिजों की बात आज हम करने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको उतने करवाएंगे जो काम में आती हैं। ज़्यादा फालतू चीज करेंगे, काम में आती हैं उतनी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए और आज की क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आप एक बार कमेंट करें, ऑडियो वीडियो दोनों सही है। हाँ भाई रितु, नमस्ते नमस्ते, राम राम सभी को। चलो करें शुरू। सबसे पहला सवाल होता है कि खनिज होते क्या है। खनिज, तो खनिज का मतलब होता है भी पृथ्वी से खान खोदकर निकाले जाने वाले, खान खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ। खान खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। हाँ भाई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्लास चल नहीं पाई। हमने ट्राई तो 5 मिनट पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ऐप में प्रॉब्लम थी या कहीं और थी, क्लास लाइव हो नहीं पा रही थी। अभी 2-5 मिनट लग गए। ओके, खान खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो आपके खनिज कहलाते हैं। और फिर आपको खनन विधियां जो है वो मैं आपको बता देता हूं। खनन विधियां, तो आपको ध्यान रखने की खनिज निकालने की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली होती विवर्त खनन, खनन या आखनन। आखनन, आखनन इसमें क्या होता है, जो बहुत बहुत ऊपर, मतलब बिल्कुल कम गहराई में थोड़ा सा ऊपर से हटाया और नीचे सीधा खनिज निकल आया। जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है, आपके राजस्थान के बीकानेर में जिप्सम पाई जाती है। इस प्रकार के खनिज जो होते हैं वो आखनन विधि से निकाले जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब तरातल के निकट, तरातल के निकट स्थित खनिजों को, खनिजों को ऊपरी भाग हटाकर, ऊपरी भाग हटाकर निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो उस विधि को, उस विधि को आखनन कहते हैं। आखनन कहते हैं। मतलब जब धरातल के बहुत, जैसे ये आपकी धरातल है और इसके यहीं पे खनिज मिल जाए तो इस ऊपर वाले भाग को हम हटाएंगे और नीचे से खनिज निकाल लेंगे। इस प्रकार की जो विधि होती है उसको विवर्त खनन या आखनन कहते हैं। दूसरा आपका होता है कूप की खनन। कूप की खनन, अच्छा कूप की खनन में क्या होता है, जब बहुत गहरी खान, बहुत गहरी खान खोदकर, खान खोदकर खनिज निकाला जाए, खनिज निकाला जाए, इसे रेट होल भी कहते हैं। रेट मतलब चूहा, हॉल मतलब चूहे का बिल, रेट होल भी कहते हैं। मतलब इसको चूहे के बिल वाली स्थिति भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, मेघालय में, मेघालय में कोयला जो निकाला जाता है वो ऐसे ही निकाला जाता है, बहुत गहरी खानों से। और भी जैसे आपके कई तांबा निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलती है, तो वो बहुत गहराई से निकलते हैं। और उस प्रकार के खनिजों को निकालना आपका कूप की खनन कहलाता है। अच्छा एक बात और बता दूं, जब मैं ये बातें आपको बताता हूं तब आपको लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा ना तो आपको बहुत समस्यात्मक हो सकता है। जैसे आप देखिए, खनिज
तेल, खनिज तेल निकालने की विधि कहलाती है। खनिज तेल निकालने की विधि कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला ऑप्शन है आखनन, दूसरा ऑप्शन है विवर्त खनन, तीसरा ऑप्शन है कूपकी खनन, चौथा ऑप्शन आपका है परवेधन। परवेधन, बताओ आप क्या उत्तर आएगा। इधर क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप बता दो। सतपाल बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छा हूं। इसको तो रेट ऑल बोलते हैं, ये भी मुझे ध्यान नहीं है। विवर्त खनन वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, बाकी मैं बता दूंगा। उदारा खरी की कूप की कहते हैं सर। बाकी बताओ भी। बाकी चार पर ईंधन, संदीप बिश्नोई परवेधन। और बताओ भी, जल्दी बता दो। हाँ हाँ, जल्दी कमेंट करें। माही चार, शाबाश भाई। अब जिस भी बच्चे ने ये आंसर किया ये सही है। इसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग। अब आपको देखो, एक सुनने में आता है तेल के कुएं, लेकिन एक्चुअली में तेल के कुएं थोड़ी होते हैं। कुआं तो वो होता है जिसमें से हम, जैसे चौड़ा होता है, नीचे तक मनुष्य जा सकता है, वो वाला होता है। आपको विवर्त खनन समझ में आया, कूप की खनन समझ में आया। अब आपको बताता हूं परवेधन क्या होता है। परवेधन 3 नंबर विधि होती है खनिज निकालने की। ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है? ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जैसे आप ऐसे पाइप के द्वारा नीचे से तेल वेल निकालते हो, प्राकृतिक गैस निकालते हो। पाइप, ये पाइप है, पाइप अंदर जाता है पृथ्वी के, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं भाई। हाँ, कोई बात नहीं, गलत होना कोई बात नहीं है, सीखना जरूरी है, न सीखना गलत बात है। ओके भैया अरुण, ओके ओके अरुणा, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, रामशरण नमस्ते भी। चलो अगली बात पे चलें। इसके बाद परवेदन क्या होता है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल, खनिज तेल जब बहुत गहराई में होते हैं, जब बहुत गहराई में होते हैं, गहराई में होते हैं तो परवेदन, परवेदन या नलकूप द्वारा बाहर निकाला जाता है, द्वारा बाहर निकाला जाता है, निकाला जाता है। चलो 2 सवाल आपको और बताने। विश्व का सबसे गहरा परवेदन कहाँ है? सबसे गहरा परवेदन कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे गहरा परवेदन आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में रूस के कोल्ला प्रायद्वीप पर, कोल्ला प्रायद्वीप पर 12 किलोमीटर गहरा है, गहरा है, 12 किलोमीटर गहरा है। 12 किलोमीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। हाँ भाई, रितिका यादव, राधे राधे। हाँ, ये वाली बात ही सही बात है। अब देखो, विश्व की सबसे गहरी खान
विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो आपका ये वाला जो सवाल है इसका होता है अफ्रीका में सोने की खान। अफ्रीका में सोने की खान जो 4.8 किलोमीटर गहरी है। अफ्रीका में सोने की खान जो 4.8 किलोमीटर गहरी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां से एक ही काम का सवाल था जो मैंने पूछ लिया आपको। आपसे पूछ ले जाए लोहा कैसे निकाला जाता है, तांबा कैसे निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है कूप की खनन द्वारा। और जब बहुत ऊपर जैसे कोयला है, जिप्सम है, चुना पत्थर है, ये जो ऊपर होते हैं एकदम, वो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? आखनन या विवर्त खनन के द्वारा। इतना ही सवाल काम का है, उसके बाद आपके लिए काम का नहीं है। अब हम करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। वैसे तो खनिजों का वर्गीकरण आप जनरल साइंस में इन चीजों को खूब पढ़ते हो, जीएस में, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, खनिजों को दो भागों में बांट देंगे। एक आपके धात्विक खनिज और एक आपके अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक का मतलब जिनमें धातु नहीं होती है, धातु नहीं होती। और धात्विक खनिजों को हम वापिस से दो भागों में बांटते हैं। एक लौह धात्विक खनिज और एक आपकी अलोह अलोह धात्विक खनिज। मतलब धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है, ये वाली बात होती है। ओके, इधर आप देखो तो एक तो आपका लोह एस्क, लो एस्क, एक आपका मैग्नीज, मैग्नीज तो स्टील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक आपका निकिल, निकिल, एक आप देखोगे तो क्रोमियम, क्रोमियम, और कोबाल्ट, कोबाल्ट, और देखो भाई आप टंगस्टन, ये आप अपने साइंस के टीचर से वेरीफाई करवा लेना टंगस्टन को, क्योंकि क्या होता है हमारी एनसीईआरटी में ये लो धातु में लिखा है, ज्योग्राफी की बुक में। हाँ, मेटेलिक नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक है ना, फेरस नॉन फेरस। अब आप देखिए इधर क्या आ जाएगा, सबसे प्रमुख तांबा, दूसरा सीसा जस्ता, फिर आपकी चांदी, सोना, भाई मेनली तो यही है। एल्यूमिनियम, वैसे हम एल्यूमिनियम यहां लिख नहीं पाएंगे, या हमें लिखना चाहिए बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम तो शुद्ध करने के बाद बनता है, पहले तो वो क्या होता है, बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड। ये कई बार सवाल पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के एस को क्या कहते हैं, बॉक्साइड से क्या बनता है, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनता है जी। ओके, और आपका पारा भी इसी में हो सकता है, पारा, पारा भी एलो धात्विक खनिज में आएगा। उसके बाद आपको इधर ध्यान रखना है, ये वाले वापिस दो प्रकार के हम कर सकते हैं, एक ईंधन वाले और एक अन्य, अन्य। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अब्रक ही है। और भाई सबसे ज्यादा बार ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जब भी सवाल पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, और तब आपका उत्तर होता है अब्रक। अब्रक जिसको माइका भी कहते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, चुना पत्थर, ग्रेफाइट, चुना पत्थर, और भी जैसे आप कितनी चीजें लो, गंधक, एस्बेस्टोस, गंधक, एस्बेस्टोस। हाँ, इधर आप शुरू करोगे तो कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस,
ये वाली बात, बाकी की बात हम फिर कर लेंगे। इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चों को लगता है कि सीसा और जस्ता जो है वो अधात्विक खनिज है, नहीं भाई, अधात्विक खनिज नहीं है सीसा जस्ता, एलोधात्विक खनिज है। इतनी बातें आपने लिख ली और आपके क्लियर हो गई तो आप जल्दी से मुझे बता दें, फिर मैं आपको अगली बात पे लेके चलता हूं। हाँ, जल्दी से आप मुझे बता सकते हो। मैं वेट करता रहता हूं आपके कमेंट का, जैसे ही आप लिखोगे तुरंत हम अगली बात शुरू कर देंगे। ओके, रुक गई क्या सर्कल? हाँ भाई, अगली बात पे आ जाइए। जी सर, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे, मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, इसका खनिजों की विशेषताएं, इसका सीधा सीधा आधार एनसीईआरटी है। क्योंकि मैंने खूब डिस्कस, इतने सालों में मैंने यही देखा है कि खनिजों में कितनी किताबों में कुछ भी लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा है एग्जाम में वही आना है, तो ज्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं होती। नंबर एक, खनिजों की विशेषता में खनिज, खनिजों का वितरण, वितरण असमान होता है। खनिजों का वितरण असमान होता है, आपको समान रूप से सब जगह नहीं मिलेंगे ये, कहीं ज्यादा मिलेंगे कहीं कम मिलेंगे। दूसरी बात याद रखना, खनिजों की गुणवत्ता, गुणवत्ता एवं, एक तरफ गुणवत्ता, खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा में, मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है मतलब उल्टा, उल्टा पाया जाता है। जिस जो भी खनिज का आपका एस्क है, जैसे मान लो आपका कोयला है, लोहा है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो सबसे कम मिलेगा, जो सबसे घटिया क्वालिटी का वो सबसे ज्यादा मिलेगा। ये भी एक नियम होता है बेटा, ये चीजें जब एग्जाम में आती तो आपको पता होनी चाहिए, बस इतनी बात होती है। तीसरी बात, खनिज समय के साथ, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लगभग लगभग हो जाते हैं। क्योंकि खनिज हम उनको कहते हैं जो खान खोद के निकाले जाते हैं, और खान मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी तो जो बननी थी वो बन गई, अब उससे तो जो भी है निश्चित मात्रा में है, तो वो एक ना एक तो दिन समाप्त हो गई। और चौथी बात आपको याद रखनी है, खनिजों का, खनिजों का संरक्षण जरूरी है। ठीक है जी, खनिजों का संरक्षण जरूरी है। बहुत सामान्य बात है लेकिन एग्जाम में आई है, बहुत बार एग्जाम में आई है, तब मैंने आपके सामने ये चीजें लिखी हैं। और क्योंकि आप लोग वहां बैठ के ऐसे सोचते हो कि कोई जरूरी थोड़ी है सर सारे ही खनिज समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम खनिज समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये बात भी सही है, और खनिजों का संरक्षण जरूरी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं वितरण की ओर, है ना। पहले भारत में खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण हम शुरू करते हैं इधर से। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आप देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा खनिज प्रायद्वीपीय पठार की क्रिस्टलीय सेलों में पाए जाते हैं। और इसीलिए हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिजों का भंडार है, स्टोर हाउस है। बेटा ऋतु, प्रतिलोमी का मतलब उल्टा, अपोजिट, मतलब जिसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी क्वांटिटी उतनी कम होगी।
और जिसकी क्वालिटी जितनी कमजोर होगी क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, ये वाली बात होती है। अब आप पहला देखिए, भारत में धात्विक खनिज, धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार की क्रिस्टलीय, प्रायद्वीपीय पठार की क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते, चट्टानों में पाए जाते। यदि हम धात्विक खनिजों की बात करें तो भारत में धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। हमने लिखा भी है, प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये बात हमने लिखी भी है पहले। हाँ बिल्कुल संदीप, आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। अगली बात पे चले, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत का 97% कोयला, कोयला दामोदर, दामोदर सोन, दामोदर नदी जान गए ना आप, जो हुगली में मिलती है जाके, अभी तो बढ़ाई है, दामोदर सोन महानदी, महानदी व गोदावरी, महानदी व गोदावरी घाटी में पाया जाता है। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है। और आप याद रखना, चार नदी, नंबर 1 दामोदर, नंबर 2 सोन, 3 पे महानदी, 4 पे गोदावरी। इनका क्रम ऐसे ही रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और दामोदर नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, दामोदर नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। दूसरी बात, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा, संविधान के अनुसार, अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार, राज्य सरकार का अधिकार होता है, अधिकार होता है। आपके देश में जो भी खनिज है वो सब स्टेट के अंतर्गत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा में जो खनिज निकलेगा वो हरियाणा सरकार का, राजस्थान में निकलेगा वो राजस्थान सरकार का, ये वाली स्थिति होगी। ठीक है भी, एक बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, परंतु, परंतु अपतटीय क्षेत्र, क्या आप जानते हो इसको, कोस्टल रीजन को? परंतु अपतटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन जो होता है, परंतु अपतटीय क्षेत्र ये कहां होते हैं? समुद्र में तट से 200 नॉटिकल मील तक, ई ई जेड, ई जेड, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, जिन्होंने पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय पढ़ा है ना, उसको ये पढ़ा चुका हूं। परंतु अपतटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों पर, खनिजों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जैसे बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, बॉम्बे आई में जो तेल निकलता है वो आपका महाराष्ट्र का नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता, बिल्कुल राज्य सूची का विषय है ये। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप जल्दी से मुझे बता दो। हाँ
बता दो भाई, इतनी बातें क्लियर है क्या? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये आपका इधर है कर्नाटक में मैंगलोर, ये रहा देखो इधर मान लो, और यहाँ आपका है कानपुर। कानपुर, ये एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप समझे। और ये ऐसे बनता है, भारत में अधिकांश खनिज, भारत में अधिकांश खनिज, खनिज बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक में है। बेंगलोर को कानपुर से जोड़ने वाली, कानपुर से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, कानपुर से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के पूर्व में स्थित अधिकांश खनिज, बेंगलोर को कानपुर से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के पूर्व में स्थित, ये वाली बात थी। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ये लाइन मैंने जो खींची इससे आपको क्लियर भी हो गया होगा। हो गया क्या? इतनी बातें क्लियर होगी। थोड़ा बीच बीच से मिटा देता हूं, जैसे नाम आ गया कटनी, ये इधर भी आप चित्रदुर्ग, शिवमोगा वगैरह समझ जाओगे। तो इसके पूर्व में स्थित, ये सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला सवाल है और कुछ नहीं। ओके, अब यहां से हम शुरू करेंगे लोह एस को, हम शुरू करेंगे लोह एस को। शायद आपको पता होगा पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो लोहे का ही है। संपूर्ण पृथ्वी का 35% भाग लोहे से बना है, और आपका भूपर्पट्टी का 5% भाग लोहे से बना है। तो लोहा पृथ्वी पर कम मात्रा में तो नहीं है। और आपको पता होगा कि लोहे के कितने प्रकार होते हैं? 4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया होता है। भारत में सबसे ज्यादा भंडार कहां पाए, कौन से के पाए जाते हैं? हेमेटाइट के पाए जाते हैं। कौन से के पाए जाते हैं? हेमेटाइट। एक बात और याद रख लेना कि भारत में सबसे बढ़िया कोयला जो पाया जाता है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और वहां मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हेमेटाइट लोहा मिलता है। हाँ, गोवा में घटिया किस्म का लोहा मिलता है, गोवा में, क्योंकि गोवा पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, पश्चिमी तटीय मैदान में, वहां अवसादी चट्टान पाई जाती है। और अवसादी चट्टानों में आपके जो पाया जाएगा वो लिमोनाइट और सीडेराइट लोहा पाया जाएगा। लिमोनाइट और सीडेराइट लोहा पाया जाएगा। ओके, लोह एस्क संपूर्ण पृथ्वी का 35% भाग तथा भूपर्पट्टी का 5% भाग लोहे से बना है, लोहे से बना है। ठीक है, अगली बात, लोह एस्क आयरन और लोह एस्क के प्रकार देखिए आप। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, है ना, उसके बाद लीमोनाइट और सीडेराइट, सीडेराइट। इसको आप ऐसे MHLS, MHLS ऐसे याद कर सकते हो, और कोई तरीका होता नहीं है। देखो,
काले रंग का सर्वोत्तम लोहा, काले रंग का सर्वोत्तम लोहा, काले रंग का सर्वोत्तम लोहा होता है, चुंबकीय लोहा होता है। और ध्यान से सुनना, भारत में मैग्नेटाइट लोहा, लोहा कर्नाटक, आंध्रा व तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये आपकी बात है। अगली बात पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल, भारत में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन, भारत में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन किसके? एमेटाइट के। और ध्यान से सुनो, अभी भारत में एमेटाइट, हेमेटाइट झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। बहुत शानदार बात है। आप में से कोई बच्चा एस्टेट देगा ना, तो आपको सीधा सीधा सवाल मिलेगा, सीधा सीधा, इसके बाहर कोई सवाल आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद आप आ जाओ लिमोनाइट। लिमोनाइट में यह जल योजित, जल योजित का मतलब होता है इसमें नमी होती है। हाँ, जल योजित है, अतः लोह ऑक्साइड कहलाता है, लोह ऑक्साइड कहलाता है, लोह ऑक्साइड कहलाता है। और ये सिडरेट तो सबसे खराब है, इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। एक मिनट बेटा, इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि आज की क्लास तो कंप्लीट होने को गई और हमने तो कुछ काम किया ही नहीं, है ना। ये दोनों जो प्रकार के लोहा हैं, ये दोनों अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां लोहा होता है वहां से नदी जो पहाड़ को काट के ले जाए और आगे जाके जमा कर दे, तो वहां ये बनते हैं। ये एक्चुअली में लोहा यही होते हैं, आप समझ गए होंगे। और ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये आपके, अरे आदित्य कह रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ऐसे होता है क्या? सब बेटा अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ा, मेरा मानना है। हाँ, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, भारत में किस खनिज के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये आपको एक दिन आर्थिक समीक्षा की सीधी पीडीएफ में आपको पढ़ा देंगे। अभी जो बातें करेंगे वो बाकी बातें करेंगे, उत्पादन में पहले दूसरे तीसरे की कोई बात नहीं करेंगे, नहीं ये कभी एग्जाम में आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, इतनी बातें क्लियर, जल्दी से ऐसे थंब भेज दिया करो ताकि हम आगे चलना शुरू हो जाए। थोड़ा मैं पीछे हट लेता हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो जल्दी से, लेकिन आप तुरंत बता दिया करो। लिख लिया यहां तक? बहुत जरूरी बात ये वाली है कि भारत में मैग्नेटाइट लोहा कहां पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में। हेमेटाइट कहां पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। ये दोनों एग्जाम में आते नहीं है चीजें। ओके माही, ओके। चलो, अब जो बात करेंगे हम वो करेंगे, हाँ, भारत में लोहे की खान,
एग्जाम में यही आते हैं। भारत में लोहे की खान। खान मैं आपको बता दूं, आप पीछे का HCS का एग्जाम देख लो, आप HCS प्री का एग्जाम देख लो, आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे खनिजों में, दोनों खान के आए हैं, दोनों खान के आए। हाँ बताना भी चाहिए, तो फिर मैं किसका वेट करता रहता हूँ आपका। हाँ अब हम खान शुरू करते हैं बेटा। उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा से शुरू करें। उड़ीसा में पहली खान है गुरुम हिमानी। गुरुम हिमानी, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही है। गुरुम हिमानी, सुलायपत और बादाम पहाड़, सुलायपत और बादाम पहाड़, ये क्षेत्र मान लो, खान मान लो। इसके अलावा कीरूबुरु, 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 केंदुझार जो है ना, केंदुझार, केंदुझार वहां का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें केंदुझार में कीरूबुरु। और एक आपकी बोनाई, बोनाई सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, बोनाई, बोनाई सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपकी गुरुम हिमानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, कीरूबुरु और बोनाई, ये मेरी नजरों में इंपॉर्टेंट है ये, और ये तो बार बार पूछी गई है। ओके, अब आप देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी खान है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ में बेलाडीला से। सबसे प्रमुख खान बेलाडीला है, और बेलाडीला खान से जो लोहा एस्क निकलता है वो सीधा जापान और दक्षिणी कोरिया को निर्यात होता था। अब कम होने लग गया। अब विशाखापट्टनम में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गई, उसका नाम आप कमेंट कर दो, मैंने आपको बताया भी था। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आपकी पहली खान है बेलाडीला। बेलाडीला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की पावर 10 लाख वाली बात है ये, देख लो। बेलाडीला, बेलाडीला के बाद आपको बतानी है डल्ली, डल्ली, डल्ली और दुर्ग व राजहरा की खान, राजहरा की खान, दल्ली, दुर्गहरा और राजहरा की खान, ये आपकी प्रमुख खान है। और अब सुनिए, ये यही बता देता हूं, बेलाडीला से निकला, बेलाडीला से निकला लोह एस्क। अब हम आयरन और एक्सपोर्ट करते नहीं है, अब हम स्टील बनाने लग गए। लोह एस्क जापान व दक्षिणी कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। इसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी क्या है। वर्तमान में यह एस्क, आपने नाम नहीं बताया अभी तक, आप कहां बताओगे, मैं ही बताऊंगा। विजाग आयरन एंड स्टील, स्टील लिमिटेड विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को जाता है, को जाता है। विजाग आयरन एंड स्टील लिमिटेड विशाखापट्टनम को जाता है। ये रही बेलाडीला की खान, देखो ये रही, ये आपको दिख रही क्या बेलाडीला, ये बेलाडीला की खान है, और ये आपका विशाखापट्टनम है यहाँ। तो ये यहाँ से सीधी यहाँ आती है, पहले ये यहाँ से जापान चली जाती थी। अब इस विशाखापट्टनम में एक आयरन इंडस्ट्री लग गई, विजाग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसको आजकल आपूर्ति होती है, उसको आजकल आपूर्ति होती है। बात क्लियर है? ठीक है जी, इतनी बातें लिखते ही जल्दी आप कमेंट करें ताकि मैं अगली बात पे चल सकूं।
क्लियर है इतनी बातें? आपके कमेंट आएंगे, तब तक मैं अगली बात पे चलता हूं। तीसरा स्टेट हमारा कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में दो बड़े क्षेत्र हैं। एक का नाम है कुंद्रेमुख और एक का नाम है केमानगुंडी की खान, है ना। कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, और एक एक का नाम है केमानगुड़ी, केमानगुड़ी की खान, की खान। अच्छा, अब ये भी बता दूं इनका मामला क्या है। कुंदरे मुख में जो भी निकलेगा 100 की 100% ईरान को चला जाएगा। ईरान, 100% ईरान को निर्यात, निर्यात, 100% ईरान को निर्यात। अच्छा, किस बंदरगाह से वो भी याद रख लेना। क्यों बेंगलोर बंदरगाह से, बाद में आपसे ये बंदरगाह का सवाल भी पूछ लिया जाएगा, उस समय आपके लिए काम की बात रहेगी। अगली बात सुने बेटा, इससे किसको, इससे किसको आपूर्ति होगी। VISL, VISL को आपूर्ति। VISL, कोई नाम बताएगा इसका क्या है, या मैं ही बताऊं? मैं ही बता देता हूं। विश्व सौरया, विश्व सौरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। कहां है ये, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हाँ, तो कर्नाटक में दो खान है, दोनों बता दी। इसके अलावा भी है यहाँ अन्य, अन्य सीमोगा है। सीमोगा में आयरन और निकलता है। बेलारी में निकलता है, बेलारी हास्पेट, बेलारी हास्पेट, और एक वो क्या था, चिकमबालू, चिकमबालू, चिकमबालू। ये आपके कर्नाटक के आयरन ओर की माइंस हैं, तो ये वाले। अब हम चल पड़ते हैं 4 नंबर पे, और हमारा आता है झारखंड। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट नुआ, नुआ मंडी। अच्छा, नुआ मंडी आएगा, नुआ मंडी नहीं आएगा, नुआ मंडी। एक गुआ, 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 नोआ मुंडी और जामदा, जामदा, बस जामदा। ये तीन ही खान आपकी झारखंड में। नोआ मंडी, गुआ, जामदा। नोआ मुंडी भी कहते हैं इसको, मुंडी, मुंडी, नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, नोआ मंडी एक ही बात है। हाँ, गोवा में कौन सी क्षेत्र है। गोवा, गोवा में एक तो पीरना अदोल है, पीरना अदोल। अभी तक एग्जाम में आया नहीं है ये, लेकिन आ भी जाए भी, कोई बता के थोड़ी आएगा। पीरना अदोल, पाले अनेड़ा, पाले अनेड़ा। अच्छा, किसी को मान लो याद नहीं रहा, तो भी बाकी के नाम अलग है, ये अलग प्रकार का है, समझ में आ जाएगा। बता देंगे रितु, बता देंगे बेटा। हाँ, और एक कुदलेम, पिस्रुलेम, कुदलेम, पिसरुलेम। ये आपके क्षेत्र हैं यहाँ के। अच्छा, जो भी लोहा जापान से निकलेगा वो निम्न क्वालिटी का होता है और वो निर्यात कर दिया जाता है। यहां निम्न क्वालिटी का लोह एस्क निकलता है, लोह एस्क निकलता है, निम्न क्वालिटी का लोह एस्क निकलता है।
चलो जल्दी से बता दो इतनी बातें। ये तो भाई मैंने तो मेरी तरफ से कम पढ़ाया है, इसीलिए मैंने कहा था कि जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाएंगे। खनिजों में मैंने तो सॉल्ट पढ़ाया है। हाँ, चले अगली बात पे। ये खान थी कुंद्रेमुख की खान। अच्छा, एक बात और बताऊं बेटा, ये 10th क्लास की आपके एनसीईआरटी है। और देखो, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपको यहां नहीं मिले तो मुझे बताना, सारी की सारी यहां मिलेंगी। देखो, ये यहां से शुरू हो जाओ। ये आपकी उड़ीसा में आ गया केंदुझर मयूरभंज। ओके, ये झारखंड में आ गया गुआ। ये आपका दुर्ग आ गया, ये चंद्रपुर आ गया, बेलाडीला आ गया। गोवा में खान आ गई, है ना, ये लोहे वाली ये है ना, तुमकुरु, कुंद्रेमुख और चित्रदुर्ग, बेलारी, ये सब यही की खान में आपको करवा रहा था। जो 10th क्लास में लिखा उतना ही आपको पढ़ाया है। सुनीता कुमारी, ओके भाई। ये हमारी बात पहले की थी जो अलग थी, इसको यहाँ बीच में आ जाएगी। अब ये तो नोट डाल देता हूँ आपके पास जब पीडीएफ आएगी तो। हाँ, ध्यान रखना। अब काम की बात एक और बताता हूँ। पहला डीला भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। यंत्रीकृत का मतलब मशीनों से जहां खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है। सबसे बड़ी, वह एक शब्द और लगाएंगे, वह पहली। अब तो सभी यंत्रीकृत हो गई, पहली यंत्रीकृत खान है। और एक और, भारत में सर्वप्रथम 1904 में सिंहभूम में लौह अयस्क का उत्पादन किया गया। लौह अयस्क का उत्पादन किया गया, ये बात है। अच्छा, और भी बताऊं? चलो और बता देता हूं। हाँ, अन्य क्षेत्र, महाराष्ट्र में और लोहा कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है रत्नागिरी और चंद्रपुर में। रत्नागिरी व चंद्रपुर, रत्नागिरी व चंद्रपुर। तमिलनाडु में, तमिलनाडु कोयम्बटूर व तिरुचिरापल्ली। एक मिनट में लिख देता हूँ, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा में। अच्छा, एक बात और भी लिखनी चाहिए हमें। क्या लिखनी चाहिए? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ मिलता है? आप बता दो, बताओ जल्दी बताओ। सुनीता बेटा, ज्यादा हो चुकी है क्लास तो। खैर, आपने किस चीज का बैच लिया एक बार बताओ थोड़ा सा। हरियाणा में महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। अच्छा, तुम लोगों को क्लास आएगी कि नहीं आएगी चेक नहीं करनी आती क्या? सुबह क्लास लगती है ऐप पे, अपकमिंग, लाइव में अपकमिंग दिखाती है। आप लोग, सर मेरे फोन मोबाइल देना बस बस। हाँ अभी 1 मिनट, टाइम भी हो गया। देखो, आप अपने मोबाइल पे ऐसे ऐप खोला आपने। अच्छा, ऐप खोलने के बाद आप अपने बैच में जाओ, जैसे जो भी बैच है उसमें चले गए, आप चले गए। उसके बाद आप देखो लाइव क्लास तो लगा हुआ है, ये लगी हुई है, ये अभी दिखा रहा है लाइव क्लास। कल की भी दिखा रहा है 4 बजे की, कल की भी लगा के छोड़ रखी है। तो बेटा यहाँ इधर लगा आता है आपके फोन में, उसमें देख लिया करो कौन सी समय पे कौन सी क्लास आएगी। सब क्लासें दिखाते हैं। अच्छा, आज के लिए बहुत है या और कराएं बताओ? अब मेरे हिसाब से बहुत हो गया। थोड़ी सी क्लास हमारी आज लेट स्टार्ट हो पाई थी।
HR टेट के लिए, ओ ओके ओके सुनीता, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है।